हे एवरीवन, डियर प्रज्वल जायसवाल एंड आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एप्पल के बिजनेस मॉडल का कि कैसे बनी एप्पल वर्ल्ड बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिसके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे तो होते हैं, इसकी वजह से लोग उन्हें नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो कैसे? तो ये समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में दो तरीके की कंपनियां होती हैं। एक जो खूब सारा सामान बेचकर वॉल्यूम गेम खेलती हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट मार्जिन कम रखकर खूब सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने पर फोकस होता है, और दूसरी जो मार्जिन गेम खेलती हैं, जो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, इनका मोटिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बनाना होता है और लेस प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। इसे वॉचेस के एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज टाइटन कंपनी है, जो अपने टाइटन के भी प्रोडक्ट्स बेचती है, फास्ट्रैक की भी सेगमेंट रखती है और सोनाटा की भी सेगमेंट रखती है। तो ये सारी बजट सेगमेंट की वॉचेस हैं। टाइटन बजट सेगमेंट पर फोकस कर रही है, तो अपने मार्जिन को कम रखकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करने पर फोकस कर रही है। हम एग्जांपल लेते हैं अदर वॉचेस का, जैसे राडो, रोलेक्स, अमेडस, पेजेंट। ये सारी कंपनियां कम प्रोडक्ट्स को सेल करने पर फोकस रखती हैं और अपनी प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा रखने पर फोकस रखती हैं। तो इन कंपनीज का मेन मोटो ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम वैरायटी में रखें, अपने प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा हाई रखें। वो कम प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती हैं और अपनी प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा हाई रखना चाहती हैं, जिससे मार्केट में उनकी वैल्यू बनी रहे। तो एक है जो वॉल्यूम का गेम खेल रही है और एक है जो मार्जिन का गेम खेल रही है। और अगर इस बीच में कोई एक ऐसी कंपनी आ जाए जो वॉल्यूम और मार्जिन दोनों का गेम एक साथ खेले, तो वो बन जाती है एप्पल जैसी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। एप्पल एक ऐसी कंपनी है और ऐसी कंपनियां बहुत ही रेयर होती हैं। आप ये सोचिए कि अगर टाइटन अपनी फास्ट्रैक और सोनाटा की घड़ियों को राडो और रोलेक्स की प्राइस पर बेचे, यानी कि 1 लाख और 1.5 लाख रुपए तक की, और फिर भी वो उतनी ही सेल करे जितनी वो अभी करता है, तो सोचिए फास्ट्रैक और सोनाटा कितनी प्रॉफिटेबल वॉचेस हो जाएंगी टाइटन के लिए। आईफोन दुनिया के मोस्ट सेलिंग फोन्स में से एक है, जो कि बिकता तो टाइटन के फास्ट्रैक और सोनाटा की जितना है, और जिसकी प्राइस राडो और रोलेक्स से जितनी। लेकिन टाइटन ऐसा कर नहीं पाती। सोनाटा इतनी बिकती इसलिए है क्योंकि वो सस्ती है। जब वो 1.5 लाख की हो जाएगी तो भले ही उसमें कितने ही फीचर्स डाल दो, वो बिकेगी नहीं। अगर राडो और रोलेक्स अपनी घड़ियों का प्राइस घटा दे तो बिकने तो ज्यादा लगेंगी, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा करती नहीं है। दोनों में से किसी एक न एक जगह पर इन दोनों कंपनियों को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। लेकिन एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से 40 to 50% महंगा बेचती है, लेकिन फिर भी वो बाकी कंपनियों से ज्यादा सेल करती है। तो एप्पल बिक रहा है सोनाटा के जितना नंबर्स में और कमा रहा है रोलेक्स के जितना, तो ऐसी कंपनियां बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। तो ऐसा वो कैसे कर पाती हैं? एप्पल ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, उसके पास एक एडवांटेज है स्विचिंग कॉस्ट का। एप्पल ने अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि जिसे हम आप समझ भी नहीं सकते। एप्पल ने अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहां आप सोचिए सुंदर फूल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वहां आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? आप बिल्कुल जाना चाहेंगे, और वहां पहुंचने के बाद आपको ये पता चले कि वहां से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। एप्पल ने ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया है और ये कोई बुरी चीज नहीं है। हर कंपनियां ये क्रिएट करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। एप्पल ये कर पाया, इसीलिए आज वो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो उसने ये इन्वायरमेंट कैसे बनाया कि एक बार कोई कस्टमर अगर उसमें एंटर कर जाए, एक बार उनका कोई प्रोडक्ट ले ले, तो बार बार वो उनके ही प्रोडक्ट लेता रहे, उस प्रोडक्ट से बाहर ना निकल पाए, और बाकी कंपनियां ये नहीं कर पाई। तो ये हुआ एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जिसको यूज करना बहुत ही आसान और कन्वीनियंट है, लेकिन उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल और इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि या तो किसी ने आपको एक आईफोन गिफ्ट किया या आपने कुछ परचेज किया। अब उसके लिए अगर आप इन एयरपॉड्स को ले लेते हैं, तो हालांकि ये एंड्रॉइड फोन्स के साथ भी चलते हैं, लेकिन उतना कन्वीनियंटली नहीं चल पाते हैं। एप्पल आईफोन के साथ कनेक्शन, डिसकनेक्शन, सीडी फीचर सब बिल्कुल अच्छे से चलता है। तो अगर आपने इन एयरपॉड्स को ले लिया, तो आपको चाहिए कि आपके एयरपॉड्स एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथली फंक्शन करते रहें, तो आपको हर साल आईफोन, फिर नया आईफोन लेते रहना होगा। नेक्स्ट है एप्पल वॉच। अब आपने आईफोन जो ले लिया है, उसके साथ जो सबसे अच्छी वॉच चलेगी वो है एप्पल वॉच। आपने वो एप्पल आई वॉच भी खरीद ली। अब 1-2 साल बाद आपका उस आईफोन से मन भर गया, आपको वो पसंद नहीं आ रहा, लेकिन 2 साल बाद भी चाहे आपको वो फोन पसंद आए या ना आए, क्योंकि आप वो एप्पल वॉच पहन रहे हैं, इसलिए आपको आईफोन्स लेते रहने होंगे। आपको ये पता है जो एप्पल आई वॉच है वो अदर एंड्रॉइड फोन के साथ चलती नहीं है, तो आपको भले ही वो आईफोन पसंद ना हो या फिर महंगा लगता हो, फिर भी आप दूसरे फोन पर स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार आपने दूसरे फोन पर स्विच किया तो वो आई वॉच जो आपने 25-30 हजार रुपए की खरीदी है वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। तो क्योंकि अब आपके पास एप्पल आई वॉच है, तो आपको मजबूरी में आईफोन लेते रहने होंगे, ताकि आपकी जो वॉच है वो फंक्शनल रहे। इसके अलावा आपका सारा डेटा, आपकी म्यूजिक, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज
सब iCloud में स्टोर होते हैं, जो कि एप्पल की स्टोरेज सर्विस है। तो अगर आपने 2-3 साल आईफोन यूज कर लिया है तो आपके पास ना जाने ऐसे कितने सारे डेटा, आपके फोटोज, आपके वीडियोस होंगे जो कि आपके iCloud में स्टोर होंगे। तो जब आप आईफोन के सेगमेंट से निकलेंगे और एक एंड्रॉइड फोन लेना चाहेंगे तो वो सब आपको मैनुअली डाउनलोड करना होगा। ना जाने वो सारी डेटा आपके कितने जीबी के होंगे, तो वो सारे फोटोज, वीडियोस, सारे म्यूजिक आपको मैनुअली iCloud से निकाल कर अपने एंड्रॉइड में डालना होगा। इसलिए ये भी एक बहुत मेजर इनकन्वीनियंस है। तो अब इसके अलावा अगर आपके पास iPad है या मैकबुक है तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप अपने iPad या मैकबुक के साथ आईफोन यूज कर रहे होते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप एयर ड्रॉप नहीं यूज कर सकते, जिससे फाइल्स इंस्टेंटली ट्रांसफर होती हैं। कॉपी पेस्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक बार मैकबुक या iPad ले लिया तो आपको आईफोन ही लेते रहना होगा। तो इस तरह से एप्पल आपको अपने इकोसिस्टम में, अपने प्रोडक्ट्स की रेंज में इस तरह से बांधती जाती है कि आप उनसे चाह कर भी ना निकल पाए। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऐप स्टोर की। जैसे हम एंड्रॉइड फोन्स में प्ले स्टोर का यूज करते हैं ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए। जैसे अगर हमें कोई ऐप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करनी है तो उसके लिए हम क्रोम पर जाकर वेबसाइट से भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्पल में, आईफोन में आप केवल ऐप स्टोर से ही उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने एप्पल के ऐप स्टोर से कोई भी ऐप परचेज किया है या फिर iTunes से कोई भी म्यूजिक, ई बुक या फिर मूवी परचेज की है, तो जब आप उसे एंड्रॉइड पर स्विच करने जाएंगे तो फिर आपके वो चाहे कितने भी 1000 रुपए के परचेजेस हो वो सब बेकार चले जाएंगे और एंड्रॉइड फोन पर शिफ्ट होने पर आपको वो सारे परचेजेस फिर से करने पड़ जाएंगे। तो अगर अब आपने एक बार एप्पल के ऐप स्टोर से ऐप परचेज कर लिया तो अब आप उस एंड्रॉइड पर स्विच नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि तब आपको वो सारी परचेजेस फिर से करनी पड़ जाएंगी। तो ये वो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एप्पल आपको अपने इकोसिस्टम के अंदर यानी कि iOS के अंदर बांध कर रखता है। और ऐसा बहुत सी कंपनियां भी कर पाती हैं, लेकिन इतना करना भी काफी नहीं है दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने के लिए। इसके बाद आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो आपको रिकरिंग रिवेन्यू देता रहे, वन टाइम रिवेन्यू नहीं। जैसे अब आपने एक बार आईफोन तो खरीद लिया तो इससे एप्पल को एक बार तो कमाई हुई, लेकिन अब अगले 2-3 साल तक वो आपसे कमाएगा नहीं। तो एप्पल को ये करना था कि वो हर साल, हर महीने आपसे कमाता रहे। तो अब देखते हैं ये उसने कितनी इंटेलिजेंटली किया। अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज करते हैं और आपको क्लाउड में डेटा कुछ स्टोर करना है वन ड्राइव में, तो आपको उस फाइल को मैनुअली वन ड्राइव में डालना होता है ताकि वो क्लाउड में चली जाए। लेकिन मैकबुक में आप जो भी फाइल्स डेस्कटॉप में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में चला जाता है और क्लाउड की मैक्सिमम स्टोरेज 5 GB होती है। तो अब जैसे ही आपकी वो 5 GB की क्लाउड स्टोरेज खत्म होती है तो अब इसके बाद आपकी कोई भी वीडियोस, कोई भी म्यूजिक, कोई भी फोटोज क्लाउड में नहीं जा रही। तो अब उस स्टोरेज को बढ़ाने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा, पेड प्लान्स पर जाना होगा। तो अब ऐसे में वो आपसे हर महीने स्टोरेज का पैसा ले रहे हैं iCloud के नाम पर, जो कि उनकी रिकरिंग नेचर की रिवेन्यू हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं एप्पल की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवेन्यू नेचर के सेगमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंड्रॉइड में आप ऐप या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आईफोन्स में आप ऐप्स केवल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्पल की एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपका ऐप पेड है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जो कि डाउनलोड करने के लिए तो फ्री है, लेकिन ट्रायल के बाद उसे यूज करने के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। तो एप्पल ये बोलता है कि हमारे स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड हो रहे हैं, अगर वो पेड ऐप है तो उसका जो पेड प्राइस है, जैसे कि 1000 रुपए है, तो उसका 30% यानी कि 300 रुपए वो एप्पल की कमीशन हो जाएगी। लेकिन ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर आपने कोई फ्री ऐप डाउनलोड किया जैसे नेटफ्लिक्स और उसका 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो जो कि वो ऐप स्टोर से डाउनलोड हुई थी, तो उस सब्सक्रिप्शन का सीधा 30% रेवेन्यू एप्पल को जाएगा। तो जितने भी आप ऐसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी डिजिटल गुड का, तो इसका सीधा 30% रेवेन्यू उस सब्सक्रिप्शन का एप्पल को जाएगा। अब मैं आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्पल के रिकरिंग नेचर के रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर कहते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये कैसे पैसा कमाते हैं। तो ऐप स्टोर में जो भी ऐप लिस्टेड होते हैं, एप्पल उन सबका भी प्राइस चार्ज करता है। यानी कि अपने ऐप को केवल ऐप स्टोर में लिस्ट रखने के लिए भी अदर कंपनीज और अदर एप्लीकेशन एप्पल को पैसा देते हैं। जब ऐप स्टोर में लिस्टेड किसी भी ऐप में किसी भी पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, तो बिना कुछ किए सामने वाला 70% कमाएगा और एप्पल के पास उसकी रिवेन्यू का 30% अपने आप आ जाएगा। तो जितना ज्यादा सामने वाला पॉपुलर होगा, जितना ज्यादा धंधा सामने वाला करेगा, तो एप्पल भी उसके पैसे से उतना ही ज्यादा अमीर होता रहेगा। तो सोचिए, अगर आपके पास भी एक ऐसा बिजनेस हो कि आपके मोहल्ले वाले पूरा दिन पूरी रात काम करें और जितना भी वो काम करें उसका 30% रेवेन्यू आपको भी होता जाए, तो कैसा होगा। आपके बदले पूरी दुनिया काम करे और पूरी दुनिया जितना ज्यादा काम कर रही है उससे आपकी उतनी ज्यादा रेवेन्यू इनकम हो रही है। तो ये है सबसे मेन कारण जिसकी वजह से एप्पल दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो क्या ये सब एप्पल गलत कर रही है, इससे हमें चिढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इससे चिढ़ने की बजाय कि ये कितना महंगा फोन है,
कितनी गलत स्ट्रेटेजीज यूज करता है, हम इससे कितना कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस में भी ऐसे अदर रिकरिंग नेचर के रेवेन्यू को ला सकें, कैसे हम अपने कस्टमर्स को बार बार अपने पास बुलाने वाली, अट्रैक्ट करने वाली चीजें ला सकते हैं। तो कैसे एप्पल यहाँ तक पहुंचा, कैसे और बाकी अदर कंपनियां यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाई, और कैसे एप्पल ने ये सारी चीजें बिल्ड की और कितना मुश्किल था ये सब बिल्ड करना। तो आज इतने सालों में एप्पल ने ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्ड कर पाया। तो एप्पल ऐसा कैसे कर पाया? तो इसके लिए एप्पल ने कुछ 4-5 और प्रिंसिपल्स का यूज किया। पहला, प्रोडक्ट क्वालिटी। एप्पल के फोन चाहे महंगे हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनके यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट जितने लंबे चलते हैं उनका लोहा हर कोई मानता है। फोन 4-5 साल आराम से चलते हैं और प्रोडक्ट में कोई भी इशू नहीं आता है। और इसके अलावा एप्पल ने प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भी बहुत सारा काम किया। हम कई बार सुनते हैं फेसबुक डेटा लीक, और हम कई बार सुनते हैं जैसे फेसबुक डेटा लीक और गूगल ने अपने यूजर्स के डेटा का मिस यूज किया, लेकिन एप्पल में हम इन सारी चीजों के बारे में कभी नहीं सुनते हैं। तो क्वालिटी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दें, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी ना करें। एप्पल प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही अच्छा है। यूजर क्या कर रहा है उसके बारे में यूजर के अलावा और किसी को नहीं पता रहता। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, जिनके लाखों करोड़ों के अरबों के ट्रांजैक्शंस होने हैं, या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, या फिर जो बड़े डिफेंस सेक्टर्स हैं, तो वो हमेशा अपने कन्वीनियंस और प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एप्पल को ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा सर्विस, कई सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेच देती हैं लेकिन उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती, लेकिन एप्पल ने अपनी सर्विस को इतना अच्छा मेंटेन किया। एप्पल अपने कस्टमर की अच्छी सेवा करने और अच्छी सर्विस देने के मामले में भी जानी जाती है। तो इन सारे तरीकों से एप्पल ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, और जब ये ट्रस्ट बन गया तो एप्पल ने अलग अलग इनोवेटिव तरीके निकाले अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए। तो इन इंटेलिजेंट तरीकों से एप्पल बनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी। और अगर आप भी एप्पल जैसे किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि उस स्टॉक में एप्पल जैसी कौन कौन सी खूबियां हैं। जैसे क्या उसका भी बिजनेस रेवेन्यू नेचर का है, क्या उसके पास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या फिर स्विचिंग कॉस्ट का ऐसा एडवांटेज है जिससे कस्टमर उससे दूर ना जा पाए। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब आप कोई अच्छा स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए एनालाइज कर रहे हैं, या फिर खुद का बिजनेस ऐसा ही खड़ा करने का आप सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।